आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करेंगे। साइंस में जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है, केमिस्ट्री का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसी के हम लोग पार्ट नंबर 2 आज दूसरे पार्ट की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और आज के पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे, तो आज के पार्ट में हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ठीक है, इसके प्रकार, फिर रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। इतना सारा क्वेश्चन जानने के बाद एक बहुत ही खास क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को जब भी हम लोग जलाते हैं तो उसको पहले साफ करना होता है, या मैग्नीशियम धातु का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम धातु का जब भी हम लोग उपयोग करते हैं तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन है, सब खास का खास क्वेश्चन है, साथ में आपको नॉलेज भी बढ़ाएगा। ये सब हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले करना है क्या, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जल्दी से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किससे बोल रहे हैं कि आप अगर हर एक पार्ट का, मेरा जो जितने भी पार्ट है, हर एक पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेते हो और कॉपी में लिख लेते हो, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी भैया दीदी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद से अपने आप से एक अच्छा खासा नोट्स बनाकर तैयार कर सकते हो, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे ना एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेगा, वैसा नोट्स आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स से बाहर आ गया तो आप कमेंट में कर देना कि सर ये क्वेश्चन बाहर आया। एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, टोटल का टोटल क्वेश्चन कहां से आएगा, मेरे ही नोट्स आएगा, ये पूरा मेरा गारंटी है। तो इसे बोल रहा है कि फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं हो तो, और कॉपी में लिख लो, ठीक है। चलिए तो इसको समझाते हैं। तो समझाने से पहले तो सब पिछले लेसन की बात कर लेते हैं, पिछले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे ना। पिछले पार्ट में क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद उसका अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये सब जाने थे। उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये सब जाने थे, ध्यान थे ना। तो उसी बार हम आपको बोले थे कि अब अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समीकरण। तो चलिए आज समीकरण को शुरू करते हैं। तो समीकरण होता क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया है ना, पिछला पार्ट से रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया है ना। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, ध्यान से सुनिए, एकदम एक बार में याद हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि जब भी आप पढ़ो तो सब चीज खोल के पढ़ो, है ना। सब चीज खोल के, मतलब खिड़की दरवाजा खोल के मत पढ़ो, ये नहीं बोल रहे हम। सब चीज खोल के पढ़ो मतलब क्या, कि दिमाग, आंख, कान सब चीज खोल के पढ़ो। आया समझ ना, ये तब आपको क्या होगा ना, सही से सीख पाओगे। ध्यान से सुनना। तो क्या बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेता है, बताया था ना, जो जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल, बताया था ना। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लेता है और जो बनता है उसको हम संकेत और सूत्र की सहायता से शॉर्ट में लिखते हैं, तब उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। याद हुआ, इजी है कि नहीं इजी है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या अभिकारकों तथा उसमें बनने वाले प्रतिफलों का संकेतों या सूत्रों से जो संक्षिप्त निरूपण है, जो शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आ गया, नहीं आया, मेरे साथ दोहराइए, आ जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं बनने वाले प्रतिफलों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण, ठीक है। संक्षिप्त मतलब क्या, शॉर्टकट, शॉर्टकट जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यार हुआ, अब इसको अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, जो लिखा, जो लिखे वही लिखना है। अरे कॉपी में आपको अभी यही लिखना है, ठीक ना। लेकिन जब आप याद कर लोगे, समझ लोगे, तो एग्जाम में क्या जरूरी यही लिखोगे, समझ गए तब अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं और जितने भी पदार्थ बनते हैं उसको संकेत और सूत्रों की सहायता से जो लिखते हैं हम, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ऐसे लिखोगे क्या गलत कर देगा, बिल्कुल सही है। आगे समझना, बोल दीजिएगा, बहुत खास इसलिए हम इसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, तो जरा इतना बड़ा चीज को एक लाइन में लिख दिया, एक लाइन में पूरा लिख दिया, गया एक लाइन में पूरा नहीं ना। तो शॉर्टकट है कि नहीं है, शॉर्टकट। यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या रहता है, ये रासायनिक अभिक्रिया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, वो ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इतना लिखने के बजाय हाइड्रोजन का संकेत होता है H2, H होता है, लेकिन लिखते हैं H2 के फॉर्म में। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 9th क्लास में पढ़ चुके हो, पहले भी 7 8 में भी पढ़े होंगे।
हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, लिखते हैं ना। अब जब दोनों रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना, हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखते हैं HCl। तो सर यहाँ पर 2 कहां से आया, तो 2 हम इसको क्या किए, संतुलित किए। 2 अगर हम नहीं लिखते हैं इसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण। अब सर ये नया चीज क्या आ गया, संतुलित असंतुलित, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या होता है। कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेना है। बस अभी हम यहाँ पर 2 किससे लिखे हैं, तो संतुलन करने के लिए, संतुलित करने के लिए। लो हल्का फुल्का जान लो। जैसे यहाँ हाइड्रोजन कितना था, 2 था, अभी ये नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है। हमको हमेशा संतुलित लिखना होता है, मतलब बराबर करके लिखना होता है। बराबर है अभी है बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे लगा लीजिए 2, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, छेड़छाड़, बीच में हम छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है आगे कर रही है, आया समझना, जो भी करते हैं आगे, जहां भी, यहाँ भी करें तो आगे कर सकते हैं, यहाँ करें तो आगे करेंगे, यहाँ भी करेंगे तो आगे ही करेंगे। तो क्यों ना हम यहाँ पर 2 लगा रहे, अगर यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, तो संतुलित हो गया, संतुलित होने बराबर हो गया। आगे समझे ना, और नहीं आया तो इसको कोई बात नहीं, आगे बताएंगे। तभी हम क्या सीखे, रासायनिक समीकरण। क्या सीखे, रासायनिक समीकरण क्या होता है जी, रासायनिक समीकरण एक बार में याद रखिए। रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों, भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से जो संक्षिप्त निरूपण होता है, संकेतों या सूत्रों की सहायता से जो संक्षिप्त निरूपण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये जैसे में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। इतना लंबा चीज को 3 लाइन का जो बात है उसको हम क्या किए, 1 लाइन में नहीं लगा, लिख दिए। किसकी सहायता से, रासायनिक समीकरण की सहायता से, है ना। तो इससे पता चला ना कि रासायनिक समीकरण लिखने का बहुत फायदा है, बहुत फायदा है जी। क्या फायदा, तो सब पहले तो मेरा इंक बचा कि नहीं बचा, इतना लिखना पड़ता है, उससे जब हम इतना लिखेंगे इतना इंक बचेगा कि नहीं बचेगा, सर कागज ही बचेगा, सर कागजों में बहुत कम जगह लगेगा, इतना लिखने इतना जगह लग गया सर, इसके लिखने में इतना ही जगह लगा, कागज का भी बचत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में ये नहीं चलता है, ये चलता है, ठीक ना। ये तो हिंदी में हम लिखे हैं जी, तो क्या हिंदी पूरे दुनिया में कोई लोग जानता है क्या, नहीं। और लेकिन ये हम लिख देंगे, ये सब समझ जाएगा, कहीं भी ले जाओगे समझ जाएगा। ओ H2 मतलब हाइड्रोजन होता है, कहीं भी समझ जाएगा, आया समझे ना। तो क्या लिखने का बहुत सारा फायदा है कि नहीं फायदा है, रासायनिक समीकरण लिखने का क्या क्या फायदा है, बहुत सारा फायदा है ना। ये भी बताइए अगले पार्ट में, लेकिन आज तो बता दिए ना क्या क्या फायदा है। अब लिख कर दे देंगे नोट्स आपको, या खुद से भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या फायदा है, समय का भी बचत होता है, वो है जी, समय का भी बचत होगा ना। इतना लिखने में जाहिर बात है ज्यादा समय लगा होगा, और ये लिखने में कम समय लगा होगा, नहीं, तो समय का भी बचत होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है समझ में आ गया, लिखने के क्या क्या फायदे हैं, लाभ है, समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके लिखने के क्या क्या नियम है। तो रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम जो है बहुत ईजी, बस आप इसको देखो, याद कर लो, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बिल्कुल मत पढ़िए। हम ये लिखे हैं बस आपको कॉपी में लिखने के लिए, लेकिन याद करना है तो इसको मत पढ़िए, इसी को देखिए, याद कर लीजिए। देखिए हम दिखाते हैं आपको, रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या करते हैं, 5 बातों का ध्यान देते हैं। कितने बातों का, 5। पहली बात, यह अभिकारक है ना जी, पहले पता करें बाईं ओर जो रहता है वो क्या होता है, अभिकारक। तो लिखेंगे अभिकारकों को संकेत या सूत्र के रूप में बाईं ओर लिखते हैं, लिखे ना बाईं ओर, याद हो गया पहला, यही पढ़ेंगे बस, इस लाइन में देखिए आपको सब याद हो जाएगा। अभिकारकों को संकेत या सूत्र की सहायता से किधर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, किधर लिखते हैं, बाईं ओर। तो दूसरा पॉइंट, प्रतिफल को किधर लिखते हैं, दाईं ओर। प्रतिफल को संकेत या सूत्र में किधर लिखते हैं, दाईं ओर। 2 पॉइंट याद हो गया, याद करना पड़ा, याद हो गया ना। तीसरा पॉइंट, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में क्या देते हैं, तीर चिन्ह देते हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में क्या दिए, तीर चिन्ह दिए ना, जो क्या बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। इसे पता चला ना कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में ना, मतलब ये दोनों मिलकर ये बनाया, ये पता चला ना। कोई तीर चिन्ह क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा। तीर चिन्ह क्या बताता है जी, अभिक्रिया की दिशा। आया 3 पॉइंट याद हुआ पहले। पहला पॉइंट क्या, तो अभिकारकों को संकेत या सूत्र की सहायता से किधर लिखते हैं, बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर। दूसरा क्या,
प्रतिफल को या उत्पाद को संकेत या सूत्र की सहायता से क्या लिखते हैं, दाईं ओर, देखिए ना जी। तीसरा, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में क्या लेते हैं, तीर चिन्ह देते हैं ना, जो ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। तीन को याद हो गया ना। अब चौथा पॉइंट, अभिकारकों के बीच में कौन सा चिन्ह देते हैं, धन चिन्ह। प्लस को क्या बोलते हैं, धन, प्लस को क्या बोलते हैं जी, धन, माइनस को ऋण, माइनस को बोलते हैं ऋण, प्लस को बोलते हैं धन। आया समझ ना। तो अभिकारकों के बीच में क्या देते हैं, धन चिन्ह, याद हो गया। और पांचवा पॉइंट भी यही कि प्रतिफलों के बीच में भी धन चिन्ह देते हैं। तो सर यहाँ पर क्यों कहा दिए, यहाँ पर तो एक के प्रतिफल बना ना, एक ही बना ना, दो चीज बनता। मान लीजिए कि यहाँ पर एक और चीज बन जाता है ऐसा, मान लीजिए एक और चीज ऐसा बनता, तो यहाँ पर धन चिन्ह देते कि नहीं देते, ऐसे देते हैं ना। तो अभिकारकों के बीच में भी धन चिन्ह दिया जाता है और प्रतिफलों के बीच में भी धन चिन्ह दिया जाता है, लेकिन अभी ये बना नहीं है। आया समझना। यही 5 पॉइंट है, याद करना। याद हो गया, याद करना पड़ा नहीं ना, बोले थे ना कि सब चीज खोल के दे सुनिए जरा, है ना, आपको एक बार में याद हो जाएगा। याद हो गया ना जी, क्या क्या याद हुआ जी। तो सर पहला, अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं सूत्र या संकेत की सहायता से, याद हो गया। दूसरा, प्रतिफल को सर या उत्पाद को सर दाईं ओर लिखते हैं, किस सहायता, किसकी सहायता से, सूत्र या संकेतों की सहायता से, है ना। तीसरा, अभिकारकों के बीच में क्या करते हैं, धन चिन्ह देते हैं, धन चिन्ह मतलब प्लस साइन। चौथा, प्रतिफलों के बीच में भी क्या करते हैं, धन चिन्ह देते हैं मतलब प्लस साइन। यहाँ पर है नहीं, एक से ज्यादा रहता तो प्लस साइन देते हैं। और पांचवा, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच में क्या करते हैं, तीर चिन्ह देते हैं। क्या देते हैं, तीर चिन्ह देते हैं। तो ये था आपका रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार बताते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित को ही बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, असंतुलित को ही क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो अगर मैं पूछे बताइए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। लेकिन हमको हमेशा कौन सा लिखना है, संतुलित लिखना है। जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं केमिस्ट्री का कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण ही यूज करना होता है। आ रहा है समझना, हमेशा कौन सा समीकरण यूज करना होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी है, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, सर क्यों इसको संतुलित करते हैं, संतुलित नहीं करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा। अगर आप संतुलित नहीं करते हो ना तो उसको काट ही लिया जाएगा। ऐसा ना, हमको संतुलित करके ही लिखना होता है, ठीक है। तो ये सब बात जानते हैं, से शुरू करते हैं। तो पहले देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो सिंपल से पहले अर्थ लगाइएगा, संतुलित का मतलब बराबर। जैसे तराजू पर इधर 5 किलो का बटखारा है, इधर 5 किलो आलू चढ़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, संतुलित है। आया समझना, कोई दिक्कत। लेकिन इधर 5 किलो का बटखारा है, इधर 6 किलो आलू है, तो क्या हो जाएगा, आलू का वजन ज्यादा हो गया ना जी, तो नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत। तो ये बोलेंगे असंतुलित है। क्या है, असंतुलित, मतलब बराबर रहेगा तो संतुलित, अब बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित। याद हो गया इतना, याद हो गया ना। तो बस ये तुरंत याद हो जाएगा, बराबर रहेगा तो संतुलित, अब बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित। तो याद करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो। यार वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान जो है वो बराबर हो, तब बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, इसमें हाइड्रोजन 2 को ये साइड भी है, इसमें हाइड्रोजन 2 को ये साइड भी है, इसमें क्लोरीन 2 को ये साइड है, इसमें क्लोरीन इधर भी कितना है, 2 कहा 2 सर, ये 2 आगे लगे ना, आगे लगने का मतलब कि सब क्या गया है, आया समझे ना। तो इसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। याद हो गया, इजी है कि नहीं इजी। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान बराबर हो, उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। याद हो गया ना। अब असंतुलित जिसको बोलते हैं कंकाली, कहीं कंकाली लिखा रहता है, ठीक है, बहुत बच्चे कंकाली नहीं सब जानते हैं, असंतुलित सब जानते हैं, लेकिन कंकाली नहीं जानते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरा जो नोट्स आपको मिलेगा वैसा नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक पार्ट को आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हर एक पार्ट को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिए।
आपके कोचिंग में पढ़ाया था, अच्छी बात है, वहां भी पढ़िए, लेकिन मेरा भी नोट्स आप लिखते जाइए, ठीक ना, ये आपको बहुत काम लगेगा। तो ठीक है, तो चलिए समझते हैं असंतुलित या कंकाली। इसको तो आप अपने आप डिफिनेशन दे दोगे, नहीं दोगे? इसमें क्या बोलते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। इसे बराबर होगा, नहीं होगा, इसमें बराबर नहीं होगा। इसका आंसर याद हो जाएगा अपने आप, कि हमको बताना पड़ेगा, हम बताएं, याद हो गया ना? इसे बराबर होता है, इसे बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है ना, 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ये तो बराबर है भाई। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, कुछ नहीं यहाँ पर तो समझिए कि 1 है, तो क्या बराबर है, नहीं ना बराबर है, तो क्या हो गया, असंतुलित या फिर कंकाली। आया कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि सर रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत खास क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, ठीक ना? तो इसका आंसर अगर शॉर्ट में बोला जाए, शॉर्ट में बोला जाए, एक लाइन का बोला जाए, तो एक लाइन का बोलेंगे कि पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए समीकरणों को संतुलित किया जाता है। आया समझे ना? बस एक लाइन में बोला जाए तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है? लेकिन हम आपको पूरा समझाएंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रही है। देखिए होता क्या है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, एक नियम है जिसका नाम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। 9 क्लास आप एक नियम पढ़े हैं, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या द्रव्यमान के अनस्वरता का नियम, पदार्थ के अनस्वरता का नियम। आया समझ ना? इस नियम में होता क्या है ना, इस नियम में होता क्या है कि ना तो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को हम बना सकते हैं और न तो उसको विनाश कर सकते हैं, ठीक ना? ये नियम कहता है। ये नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो हम बना सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं। मतलब द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न तो विनाश किया जा सकता है। आया समझे ना? ये नियम कहता है, यह नियम कहता है कि जो द्रव्यमान आप लिए है ना, उतना ही द्रव्यमान का कुछ चीज बनेगा। आया समझे ना? जो द्रव्यमान लिए हैं आप, उतना ही द्रव्यमान का कोई चीज बनेगा। ये कौन कहता है? नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, यार हुआ, पदार्थ की अनस्वरता का नियम, ठीक है? तो अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं, ऐसा छोड़ देते हैं, तो देखिए तो जरा, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो मतलब नियम तो गलत हो गया ना। नियम तो कह रहा था कि जितना आप लीजिएगा उतना ही बनेगा, तो नियम में यहाँ पर 2 तो यहाँ भी तो 2 बनना चाहिए, यहाँ भी कितना बनना चाहिए, 2, लेकिन बन क्यों रहा है 1। क्लोरीन यहाँ पर लिए 2, क्लोरीन बन रहा है 1, तो नियम तो गलत हो गया ना। तो यही नियम को पूरा करने के लिए, यही नियम को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को संतुलित करते हैं। याद हो गया? याद हो गया? नहीं याद हुआ? तो वही आपको लिखना है कि रासायनिक समीकरणों का जो संतुलन होता है वो द्रव्यमान के अनस्वरता या फिर द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर होता है। पूछ देगा कि किस नियम पर होता है, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर। ये ऑब्जेक्टिव हुआ है। किस नियम पर होता है संतुलन, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर, ठीक है? इसमें क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न तो विनाश किया जा सकता है। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिकारकों में जो परमाणुओं की संख्या होगा और प्रतिफलों में जो परमाणुओं की संख्या होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये नियम कहता है। ऐसा ना, ये नियम कहता है कि अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और प्रतिफलों की परमाणुओं की संख्या दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कि इसी नियम को पूरा करने के लिए, इसी नियम को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। याद हो गया? याद हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्यों करते हैं संतुलित? नहीं, अगर संतुलित नहीं करेंगे तो ये नियम गलत हो जाएगा। आया समझे ना? तो नियम को पूरा करने के लिए हमको संतुलित करना पड़ता है। कोई दिक्कत? अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है कि मैग्नीशियम का जब भी हम रिबन जलाते हैं या कोई भी मैग्नीशियम धातु है उसका जब हम उपयोग करते हैं तो पहले उसको सैंड पेपर समझाता है, सेरेस कागज, सब बोलता है सेरेस कागज, सेरेस पत्र, नहीं आता समझे? सेरेस पत्र, सेरेस कागज, जिसे जंगवा लगा कर छुड़ाते हैं जी। हाँ, तो क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को उपयोग करने से पहले, जलाने से पहले उसको पहले साफ करना जरूरी होता है। क्यों उसको साफ करना होता है, क्यों? तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम जो होता है ना, अगर मैग्नीशियम है उसका रंग होता है चांदी जैसा सफेद। चांदी देखे हो ना आप लोग?
मैग्नीशियम का भी रंग कैसा होता है, चांदी के जैसा सफेद होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम को हम हवा में खुला छोड़ देते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो वायु में ऑक्सीजन से वो क्या करता है, विक्रिया कर लेता है। वायु में ऑक्सीजन है ना, वायु में ऑक्सीजन है ना जी, तब हम लोग जिंदा है। तो जैसे ही मैग्नीशियम को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, तो वायु के ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा ना, अभिक्रिया करके बनाता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत उसके ऊपर जम जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग मैग्नीशियम का यूज करते हैं तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, सेरेस पत्र से रगड़ के साफ करना पड़ता है। आ गया समझ में, आया? तो कोई क्वेश्चन पूछे बताइए, मैग्नीशियम का प्रयोग करने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं, मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं, लिख लीजिएगा ना। क्या कि मैग्नीशियम का रंग होता है चांदी के जैसा सफेद, लेकिन जब हम वायु में उसको खुला छोड़ देते हैं तो क्या करता है, वायु के ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो उसका परत उसके ऊपर जम जाता है ना। तो उसको उपयोग करने से पहले इसी परत को क्या करना पड़ता है, साफ कर लेना होता है ना। सैंड पेपर से, सेरेस पत्र से उसको साफ कर लेते हैं, तब उसका उपयोग करते हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगले पार्ट बहुत खास होने जा रहा है। अगला पार्ट तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत खास है। अगले पार्ट में सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगला पार्ट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत खास हो रहा है, क्योंकि अगले पार्ट में हम सिखाएंगे आपको क्या, समीकरणों को संतुलित करना। क्या सिखाएंगे, समीकरणों को संतुलित करना। ऐसा ना, संतुलित क्यों किया जाता है आपको पता चल गया। अब संतुलित कैसे करते हैं वो हम आपको अगले पार्ट में सिखाएंगे, और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समीकरणों को संतुलित करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, 3-4 इक्वेशन दे देगा, आप कहेगा कि सभी को संतुलित कीजिए। तो कैसे कीजिएगा संतुलित, जब आपको पता नहीं होगा तो कर पाओगे नहीं ना। तो चलिए इसको हम जानते हैं कब, अगले वीडियो में। तो आज के इतना ही रहता है, किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।